हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस जो कि इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से निश्चित ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो साथ में रेशनल भी बताऊंगा और एडिशनल पॉइंट भी बताऊंगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जनरल पॉइंट जो कि आपको पता है और उनको आपको याद भी रखना है। सबसे पहले 1 यूनिट ऑफ ब्लड, जो 1 यूनिट ब्लड होता है उसमें ब्लड कितना होता है, तो 300 ml होता है। कितना होता है? 300 ml। आपको ये पता भी है और हमेशा याद भी रखना, 300 ml ब्लड होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ डोनर। जनरली पूछा जाता है कि डोनेट करते वक्त जो डोनर का हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो वो 12 ग्राम होना चाहिए। 12 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 12 ग्राम नॉर्मल। फिर है स्टोर ऑफ ब्लड का स्टोरेशन कैसे करते हैं, तो टेम्परेचर होता है 4 से 6 डिग्री, 4 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में करते हैं, यह आपको पता है। और ड्यूरेशन कितना है? जो ब्लड होता है उसका जो ब्लड है, ब्लड को स्टोर कितने टेम्परेचर पर करते हैं? 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं। और जो ड्यूरेशन है, कितने समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, तो जो ब्लड है उसको स्टोर किया जा सकता है 35 से 42 दिन तक। कितना? 35 से 42 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। और जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट अगर नॉर्मल प्लेटलेट होती है तो प्लेटलेट को स्टोर किया जाता है 3 से 5 दिन। तथा जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो कंटेन प्लाज्मा होता है, आपको पता है प्लाज्मा को 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है उसमें रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डोनर। आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? यूनिवर्सल डोनर है वो O नेगेटिव है। क्या है? O नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव वो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये आपको एडिशनल याद रखना है, नॉर्मल है, आपको इनको याद रखना। अब है क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूज बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले कौन सा सॉल्यूशन है वो इन्फ्यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले 0.9% NS नॉर्मल सेलाइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मल सेलाइन जो होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें कि ये सोडियम पाया जाता है, जो कि पेटेंसी बनाए रखने में सहायता करेगा, जिससे कि आपका जो IV कैनुला है वो ब्लॉक नहीं होगा और IV लाइन पेटेंस रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन है वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसको ब्लड से पहले आप इंट्रोड्यूस नहीं, आप उनको इस सॉल्यूशन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इन्फ्यूज नहीं कर सकते। और 5% डेक्सट्रोज को भी नहीं कर सकते। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन A है। कौन सा है? ऑप्शन A इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 18 गेज इंट्रावेनस कैनुला इज यूज फॉर। मतलब जो 18 नंबर का कैनुला है वो यूज किया जाता है किस में? तो 18 नंबर का कैनुला है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है। जैसे जैसे कैनुला के नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज़ छोटी होती है, जैसे जैसे कम होते हैं वैसे वैसे साइज़ इनकी कम होती जाती है। तो आपको
याद रखना है। सबसे बड़ा जो कैनुला है वो 14 नंबर का है, जो कैनुला के टाइप है। उसके बाद में 16 नंबर और 18 नंबर, तो इनका कलर कोडिंग होता है, जिसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो इस टॉपिक पे, ओनली कैनुला के टाइप्स पे। उसमें आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। छोटा सा एक वीडियो हम कभी बनाएंगे, ठीक है, इस पे। अब इसमें क्या है कि जो जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है, जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ते हैं, वैसे वैसे कैनुला की साइज़ छोटी होती जाती है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें 18 नंबर का जो कैनुला है, 18 नंबर का कैनुला यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अब इसका रेशनल मैं आपको बता दूं क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्लड की जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज की साइज़ होती है वो टूटे नहीं और उनमें कोई डैमेज ना हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए इसका जो नॉर्मल साइज़ है वो 18 नंबर का जो कैनुला है वो नॉर्मल साइज़ होता है, तो इसलिए यूज किया जाता है। ज़्यादा बड़ा कैनुला अगर लेंगे, ज़्यादा बड़ा कैनुला लेंगे तो उसमें जो नीडल है उसके आगे टिप आता है। टिप जो आता है वो क्या है, ब्लड की जो आरबीसीज है उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा छोटा ले लिया तो आरबीसीज की जो साइज़ है वो बड़ी रहेगी और उसमें से जब वो छोटे साइज़ के कैनुले से निकल के गुजरती है तो उस टाइम भी डैमेज होने की संभावना पूरी रहती है। तो इसका जो बेस्ट साइज़ है वो 18 गेज नंबर का कैनुला। ओके, मोस्ट प्रिफर्ड साइड इन न्यूबॉर्न फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मोस्ट प्रिफर्ड साइड है। जो प्रिफर्ड साइड है वो अम्बिलिकल कॉर्ड न्यूबॉर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज रिसीविंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। ध्यान रखना कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें डिलेड जो क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, जिनमें फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है पेशेंट्स में, उनमें क्या है, बॉडी में आयरन स्टोर हो जाता है, आयरन जमा हो जाता है। तो आयरन का एक एंटीडोट आता है जिसका नाम है डीफेरोक्सामाइन। तो डीफेरोक्सामाइन है इसका राइट ऑप्शन है डिलेड। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ए पेशेंट इज रिसीविंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। जो डिलेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये है कि वहाँ पे आयरन स्टोर हो सकता है बॉडी में, तो उसको उसके एंटीडोट के रूप में डीफेरोक्सामाइन टेबलेट दी जाती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन। मैंने अभी बताया आपको, डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है आयरन ओवरलोड, जो कि इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन होती है उसमें मोस्ट कॉमन है सर्कुलेटरी ओवरलोड, हीमोलाइसिस, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, जिससे कि क्या ब्लड ग्रुप चेक करना ज़रूरी है, क्रॉस मैच ज़रूरी है ब्लड ग्रुपिंग का, तो वो है। और एक है एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ये सब इमीडिएट रिएक्शन है, जबकि डिलेड है आयरन ओवरलोड, ठीक है। इमीडिएट रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा, क्योंकि साइट्रेट यूज, उसमें जो साइट्रेट कंटेन होता है ब्लड में, जो ब्लड यूज करते हैं उसमें, तो जो साइट्रेट होता है वो कैल्शियम को बाइंड करता है, बॉडी में कैल्शियम को बाइंड करता है, जिससे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। और अगर ज़्यादा स्टोर किया हुआ, ज़्यादा टाइम तक स्टोर किया हुआ ब्लड अपन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम लेवल बढ़ने के चांस होते हैं, क्योंकि बॉडी से सेल डिस्ट्रक्शन होता है, और सेल डिस्ट्रक्शन जब भी होगा तो पोटेशियम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि सेल होती है, सेल के अंदर जो मोस्ट जो कैटाइन होता है, जो सेल के अंदर होता है विद इन द सेल, वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम बढ़ने के चांस भी होते हैं जब ज़्यादा टाइम तक स्टोर किया हुआ ब्लड यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखने हैं।
नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि द ट्रांसफ्यूजन शुड कंप्लीटेड विद इन द 4 आवर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है देखना, आप गेस कीजिएगा। नेक्स्ट बी है ऑप्शन 150 ml शुड बी ट्रांसफर्ड इन द विद फर्स्ट 15 मिनट में। ब्लड शुड नॉट कंप्लीटेड बिफोर 6 आवर एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्लोली। इसमें ध्यान रखना है ये स्लोली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितना है उसका कोई रेट नहीं दे रखा है। और दूसरा है 6 घंटे से पहले कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ऐसा दे रखा है। तो ये गलत है कि जो ब्लड है वो 6 घंटे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा तो उसमें सेप्टिसीमिया होने के चांस हो सकते हैं। 150 बी ऑप्शन देखिए 150 ml 150 ml शुड बी 15 मिनट में 150 ml बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। जो सी है वो भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए बचा वो है राइट, ऑप्शन ए है वो राइट है। ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 घंटे के अंदर अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाना चाहिए सेप्टिसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। विच इन्फेक्शंस मे बी स्प्रेड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस कौन सा, हेपेटाइटिस सी ज़्यादा होने के चांस। ये क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ये आपको याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन ये आपका और बन गया। फिर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया क्रिएट करता है, मलेरिया कोज करता है, तो ये हो गया प्लाज्मोडियम। तो ऑल ऑफ अबव इसके राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद द हेड इंजरी शेड्यूल्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच मे कोज बाय रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ साइट्रेट कंटेनिंग ब्लड। अभी मैंने आपको पहले बताया कि साइट्रेट कंटेन होता है ब्लड में, तो रैपिड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो क्या कर सकता है कि जैसे ही साइट्रेट होता है ज़्यादा मात्रा में, रैपिड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो साइट्रेट कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम बाइंड करेगा तो कैल्शियम की ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी, तो हाइपोकैल्सीमिया क्रिएट होगा, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है इसका सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अबोव आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स है। हाइपोथर्मिया हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कोल्ड ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया जाए तो हाइपोथर्मिया हो सकता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है बी हाइपोकैल्सीमिया। हाँ, हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, मैंने आपको इसका रेशनल बता दिया। एल्केलोसिस भी होता है, क्योंकि जो साइट्रेट होता है वो क्या होता है, बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और जो कार्बोनिक कंपाउंड है बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट बनाएगा तो बाइकार्बोनेट की जो नेचर है वो क्या है, बाइकार्बोनेट की नेचर है वो एल्कलाइन नेचर का है, एल्केलोसिस क्रिएट करेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा वो एल्केलोसिस हो सकता है। तो इस और हाइपरकैल्सीमिया, ध्यान रखना हाइपरकैल्सीमिया कभी नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया होने के चांस रहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ये तीनों चीज़ें हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, लेकिन हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या है, ध्यान रखना फ्रेंड्स इसमें कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीमोलाइटिक क्यों नहीं होगा, नॉन हीमोलाइटिक क्यों है, क्योंकि ये कॉमन रिएक्शन हो सकती है। हीमोलाइसिस ज़्यादा केस में नहीं होगा, क्योंकि ब्लड की पहले क्रॉस मैचिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद देते हैं, तो इसके चांस नहीं होते। तो ऑप्शन जो बी, ज़्यादातर लोग इसको ऑप्शन बी राइट कर देते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। फ्लूइड ओवरलोड है वो मोस्ट कॉमन नहीं है, कि अगर अपन ध्यान से फ्लूइड ओवरलोड
उसे प्रिवेंट कब किया जा सकता है कि अपन ध्यान से ब्लड दे और उसको सब उसकी जो पेटेंसी है उसको बनाए रखे, उसका टाइमिंग का ध्यान रखे, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो बी और सी ऑप्शन है वो राइट नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। ये फ्रेंड्स ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आने की बहुत संभावना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।